हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज की जो चर्चा है, जैसे मैंने कहा था कि कोई बात दिल को लग जाती है तो बड़ा ही हर्ट होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे अभी 2 दिन पहले जो रेलवे का एक एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज इस चर्चा में हम कवर करेंगे कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और रेलवे की क्या इम्पोर्टेंस है और कितना इसमें नुकसान हुआ है, इसको कैसे रोका जा सकता था, और साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। ये एक्सीडेंट भंगा बाज़ार एक स्टेशन है जो कि बेसिकली बालासोर से के पास में है। उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपर एक्सप्रेस के बीच हुआ। इस एक्सीडेंट में काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। पहले तो मैं उन सब के लिए बहुत ही संवेदना प्रकट करता हूं और बहुत ही हर्ट किया ये सुनकर कि वहाँ इतनी जानें गई हैं जो बेसिकली बचाई जा सकती थी। और उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि उस मौके पर सब लोगों के काम करने के लिए आगे आए। ऐसा सुना गया है कि वहाँ पता नहीं सैकड़ों लोगों ने अपने ब्लड देने के लिए, डोनेशन देने के लिए वहाँ पे तैयार थे और बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद करी निकालने में, फंसे हुए लोगों को, उनकी जान को बचाने में, उनको सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में। 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस वहाँ पर लगी हुई थी। वहाँ का जो प्रशासन है वह पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इसमें नुकसान को कम किया जा सके। साथ ही बालासोर एक अच्छा जगह है, लेकिन बालासोर से लेकर भुवनेश्वर तक के अस्पताल पूरी तरीके से बिजी हो गए। इससे पता लगता है कि हादसा कितना बड़ा था। शाम को लगभग 7 बजे 2 ट्रेनें, जो एक हावड़ा की तरफ से आ रही थी और दूसरा हावड़ा से चली थी, यानी कि एक अपना सफ़र लगभग पूरा कर चुकी थी और दूसरे ने अपना सफ़र अभी शुरू किया था। लगभग 36 घंटे का सफ़र होता है हावड़ा पहुंचने का, तो लगभग ये पूरा हो चुका था। और दूसरी जो ट्रेन है उसका 25 घंटे का सफ़र होता है। तो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के ओर से आ रही थी, आमने सामने आ रही थी। भंगा बाज़ार एक छोटा स्टेशन है जहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी, लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। लूप लाइन का मतलब ये होता है कि जो बेसिकली रनिंग लाइन जो होती है, जो मेन लाइन होती है, उस पर रन थ्रू जितनी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो जाती हैं। और छोटे स्टेशनों पे जो साइड में जो एक रेलवे लाइन होती है उसको लूप लाइन बोलते हैं, जहाँ पर कि आप वेटिंग के लिए दूसरी ट्रेन्स को खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मालगाड़ी ऑलरेडी पहले से खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस एक तरफ से हावड़ा की तरफ जाने के लिए आई और वो अपनी मेन लाइन पे चल रही थी। ये ठीक से पता नहीं लग सका है कि वो मेन लाइन से लूप लाइन पर कैसे आ गई। नॉर्मली इसको बदलने के लिए रेलवे का एक सिस्टम होता है जिसमें कि लूप लाइन को पे डाला जाता है ट्रेन को, तभी वो उस पर जाएगी, यानी कि पटरी को बदलने के लिए उसको कार्य किया जाता है। अब ये ठीक से नहीं पता चल सका अभी जांच पड़ताल में कि ये ट्रेन उसकी तरफ कैसे चलेगी। और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार के साथ में ये मालगाड़ी से लूप ट्रेन की तरफ आ गई और उससे टकराई। जब ये कोलिजन होता है बहुत ज़्यादा, तो ये इंजन उछल कर ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद में मालगाड़ी के ऊपर जाके गिरा। और इसी तरीके से लगभग 15 बॉगीज़ जो उस ट्रेन की थी उन्होंने पटरी छोड़ दी, यानी डिरेलमेंट हुआ और वो सब इधर उधर बिखर गई मालगाड़ियों इस सब के ऊपर। अभी ये घटना घट ही रही थी कि दूसरी ओर से एक और ट्रेन जो बेसिकली हावड़ा सुपर एक्सप्रेस थी, बेंगलुरु हावड़ा सुपर एक्सप्रेस, वो भी अपनी पूरी रफ्तार से उसी समय गुजरी। और इस डिरेलमेंट की वजह से जो बॉगीज़ जो दूसरी वाली लाइन पे चली गई थी वो उनसे टकरा गई और इस तरीके से ये हादसा एक छोटे हादसे से एक बहुत बड़े हादसे का रूप ले गया। अगर रेलवे की बात करें तो अभी तक जितने हादसे हुए हैं ये उनमें से कुछ बड़े हादसों में से है। अगर बड़ी दुर्घटना की बात करें तो बागमती के पास में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि नदी के अंदर 7 बॉगीज़ गिर गई थी और लगभग जो 700 से ऊपर लोग मर गए थे। इसके अलावा भी कई सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनमें कि 200 से 300 जाने तक गई हैं। लेकिन ये नंबर्स क्या खाली नंबर्स नहीं है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आने वाले सिस्टम्स को दुरुस्त करने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक भी हम इस स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं कि जब हम ये कह सकें कि हमारी रेल यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। दोनों ही ट्रेनों में अगर यात्रियों की संख्या की बात करें तो लगभग 1700 यात्री
सवार थे, यानी कुल मिला के लगभग ये 3500 यात्री थे। और 3500 यात्री का मतलब ये हो गया कि 3500 परिवार थे। तो इस तरह से इस हादसे से कम 3500 परिवार जुड़े हुए हैं जो बेसिकली आहत हुए हैं। और उनमें से कुछ की ज़िंदगी शायद एकदम रुक ही जाएगी और कुछ की ज़िंदगी पूरी आने वाले कई वर्षों तक वो इसका बोझ उठाते रहेंगे। मैं कुछ तस्वीरें ये शेयर कर रहा हूँ जो बेसिकली इस एक्सीडेंट की, इस हादसे की ग्रेविटी को दिखाते हैं। ये बहुत दुखदाई तस्वीरें हैं, देखकर इसको समझ में आता है कि ये दुर्घटना कितनी बड़ी थी। ट्रेन के कितनी बुरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ इन तस्वीरों को यहाँ दिखाने के लिए। ये तस्वीरें मुझे पीटीआई के सौजन्य से मिली हैं। अब बात करते हैं कि क्या हम इस दुर्घटना को रोक सकते थे, क्या इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। आजकल मीडिया में बार बार एक नाम आ रहा है, कवच। कवच क्या है ये? 2012 में रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ने ये एक सिस्टम बनाया था। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो बेसिकली काम करता है कि अगर एक ही रूट के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर 2 ट्रेन आमने सामने आ जाती हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटेड ये एक्टिवेट हो जाता है और अपने आप ही ये ट्रेन्स के ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। और लगभग 400 मीटर की दूरी के ऊपर के बीच में ये इन दोनों को आमने सामने आने से रोक देता है। ये खाली ट्रेन्स के लिए ही काम नहीं करता, ये जो रेलवे फाटक्स हैं, अगर वो फाटक्स बंद नहीं है और तो उससे पहले ये उसका सायरन भी बजा देता है, हॉर्न दे देता है, ट्रेन का हॉर्न दे देता है। सेकेंडली, अगर कोई रेड लाइट है और ट्रेन अपनी स्पीड पे जा रही है तो ऑटोमेटिक तरीके से ये उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करके उस रेड लाइट से पहले ही रोक देता है। हमारे रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विन वैष्णव ने इसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझाया और 2 ट्रेन मॉडल को हाथ में लेके बताया कि ये कवच कैसे काम करता है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। तो इस तरीके से हमारे रेलवे मिनिस्टर ने समझाया कि कवच किस तरह से काम करता है। ये तीनों तरीके से काम करता है, जब ट्रेन आमने सामने आ रही हो, एक के पीछे एक जा रही हो, या कोई रेलवे फाटक आ जाता है तो उससे पहले विसिल के बजाने के लिए या फिर रेड लाइट पर रोकने के लिए। तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सिस्टम जो है बहुत ही कामयाब सिस्टम है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है और हमारी बहुत ही ज़रूरत है कि हम सेफ्टी के लिए इस सिस्टम को लगाएं। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो इसकी तुलना विश्व स्तरीय ईटीसी सिस्टम से की जाती है और ईटीसी सिस्टम के भी लेवल्स हैं जो बेसिकली बताया जाता है कि हमारा जो सिस्टम है, कवच का सिस्टम है, ये ईटीसी 2 और 3 के बीच का है। और 3 जो बेसिकली कुछ ही देशों के पास में टेक्नोलॉजी है कि वो ईटीसी 3 सिस्टम यूज़ करते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में वर्ल्ड क्लास सिस्टम भी है और हमारे लिए ये कारगर भी है और ये एक इंडियन टेक्निक है जो बेसिकली हमने खुद ही डेवलप की है, हमारे यहाँ डेवलप हुई है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसका एक्सपेंडिचर। हमारे यहाँ 1 लाख किलोमीटर की लगभग रेल लाइन है जिस पर अगर ये सिस्टम लगाना चाहें तो लगभग 34,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 2012 में ये डेवलप हुई थी ये टेक्निक और मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने इसको पहचाना और इसको लागू करने का निश्चय किया। लेकिन अभी तक यानी कि पिछले 10 सालों में भी इसके ऊपर केवल 500 करोड़ रुपए खर्च हो पाया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 34,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी इस सिस्टम को लगाने के लिए, लेकिन अभी तक 500 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। तो इससे कितना एरिया कवर हो पाया होगा। कोई भी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन तो हमारी है,
पर रफ्तार हमारी स्लो है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते को ठीक से पहचान नहीं रहे हैं। हमारे लिए सबसे पहला ज़रूरी है सिस्टम की सेफ्टी और लोगों की सिक्योरिटी। हमें उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। हमारे जो नए रेलवे के जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर उनका बजट देखें तो इस बजट से कहीं ज़्यादा है। वो चाहे बुलेट ट्रेन का बजट हो या फिर हमारे जो नई एक ट्रेन हमने चलाई है वंदे भारत का हो। वंदे भारत को एक 8 बोगी की ट्रेन को लॉन्च करने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ता है, और अभी तक हमने 15 वंदे भारत लॉन्च करी हैं। ये मैं 60 करोड़ का जो खर्चा बता रहा हूँ, ये उस ट्रेन का बता रहा हूँ जिसमें 8 बोगी होती हैं। नॉर्मली 16 बोगी की ट्रेन चलाई जाती हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने ज़्यादा ट्रेन चलाने के लिए इसको आधा कर दिया है, तो इसलिए ये खर्चा अभी 60 करोड़ रुपये हो गया है। अब अगर हम ये देखें, जो हमने इसमें डिसाइड किया हुआ है कि हम 75 वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, तो उस पर कितना खर्चा आएगा। इसके अलावा भी जो रेलवे के और जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि उनके एक्सपेंडिचर, उनके बजट जो है कितने हैं। इस तरह से हमें लगता है कि सेफ्टी को कहीं ना कहीं उतनी फोकस में नहीं यूज़ किया जा रहा जितनी फोकस में सेफ्टी को करना चाहिए था। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें वंदे भारत की या वंदे भारत जैसी और ट्रेन्स की या फिर बुलेट ट्रेन्स की, ये बेसिकली एक हमारे ख़ास वर्ग के लिए बनाई गई ट्रेनें हैं जिनका एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वंदे भारत की बात करें तो जो नॉर्मल ट्रेन है उसका लगभग 5 गुना उसका टिकट होता है, तो इसमें आम आदमी तो सफ़र कर नहीं सकता। तो हमारा मासेस जो है वो सफ़र करता है वो रोज़मर्रा की ट्रेनों में, और आप देखते ही होंगे कि उन ट्रेनों की हालत क्या रहती है। तो हमारी प्राथमिकता जो है सेफ्टी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसमें अपनी लग्जरी और टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। कहीं ना कहीं हमारी डायरेक्शन सेफ्टी के हिसाब से ठीक नहीं लग रही है। ये मेरा विचार है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने प्रधानमंत्री और अपने सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पहला बजट जो होता है वो बजट सेफ्टी पर रखा जाना चाहिए था। मैं ये भी मानता हूँ कि ये 1 वर्ष की योजना नहीं है या 1 वर्ष में किया जाने वाला कार्य नहीं है, लेकिन अगर इस पर फोकस वे में काम किया जाए तो हमारी ट्रेनों की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा कारगर तरीके से लागू की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो हल है वो यही है कि हम जल्दी से जल्दी इस कवच सिस्टम को लागू करने की तरफ बढ़ें। अब आ जाती है बात कि इसका जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है और इतना बड़ा सिस्टम है जो 1 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन को कैटर करता है और उसकी देखभाल करता है। तो अब इसको चलाए रखने के लिए जो लोग हैं वो बेसिकली रेलवे बोर्ड के लोग हो गए, और उसके ऊपर हो गए हमारे मंत्री लोग और प्रधानमंत्री। देखा जाए तो जो डायरेक्शन आती हैं वो टॉप से आती हैं, और इन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का और कब तक इम्प्लीमेंट होंगी इसका भार भी मेरे हिसाब से उन्हीं को लेना चाहिए। अगर नैतिकता की बात करें तो इससे पहले देखिए, जो दुर्घटना हुई थी वो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, और वो जो दुर्घटना हुई थी वो ममता बनर्जी उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थी और वाजपेयी जी की सरकार थी, और ममता जी ने अपना त्यागपत्र वाजपेयी जी को सौंपा था, जो बेसिकली वाजपेयी जी ने उसके लिए रिफ्यूज़ कर दिया था और उनको पद पे बने रहने के लिए कहा था। इससे पहले वाजपेयी जी की सरकार में एक और दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में भी नीतीश कुमार जी हमारे रेल मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वाजपेयी जी को दिया और वाजपेयी जी ने उसको स्वीकार किया था, और उसके बाद में ममता जी को नियुक्त किया था एज ए रेलवे मिनिस्टर। और अगर पुरानी बात करें तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उनके समय में भी एक रेल दुर्घटना हुई थी, और उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए श्री नेहरू जी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया था। तो ये बात रही नैतिकता की। पर मैं ये बात नहीं कह रहा कि रेजिग्नेशन ही कोई इसका हल होता है, या त्यागपत्र ले लेना या त्यागपत्र दे देना ही इसका हल होता है। ये तो एक राजनीति लोगों की बात है कि वो क्या कहते हैं और क्या मांग करते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसकी जब हम नई नई ट्रेनें चलाते हैं, उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं, उनको हरी झंडी दिखाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी हम लोगों को लेनी चाहिए और इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। और इस
दुर्घटना से एक सबक लेना चाहिए कि हमको हमारी प्राथमिकता जो है सेफ्टी होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से ही हमें जो बेस्ट सिस्टम्स हैं वो लागू करने चाहिए। ये रेलवे एक ऐसा मिनिस्ट्री है जो कि प्रॉफिट अर्न करने वाली मिनिस्ट्री नहीं है, जिससे कि हमें कुछ लाभ कमा कर दिखाना है। बेसिकली ठीक है, एक मिनिस्ट्री है, उसको रन करना चाहिए और प्रॉफिट में रन करना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली जो योजनाएं हैं उन पर क्रियान्वयन किया जा सके। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जब एक और बैंकों के कर्जे माफ़ किए जा सकते हैं, करोड़ों हज़ारों रुपए के कर्जे माफ़ किए जा सकते हैं, करोड़ों लाखों रुपए के कर्जे माफ़ किए जा सकते हैं। कितने सारे हमारे यहाँ से कर्जे लेकर ये उद्योगपति यहाँ से बाहर जा चुके हैं, हम उनके कर्ज़ों को भी झेल रहे हैं। और देखा जाए तो ये सारा का सारा पैसा किनका है? ये जनता का पैसा है। ये चीफ मिनिस्टर्स या सरकार, इनका पैसा नहीं है। ये जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जो वो टैक्स पे करते हैं, ये उनका पैसा है। तो मेरे हिसाब से इस पैसे का उपयोग बहुत सोच समझकर, बजाय इसके कि हम दिखावटी योजनाओं के ऊपर खर्च करें या किसी मूर्ति या किसी स्थान, किसी बनने वाले बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, अब आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे इन सब की ओर, तो इन पर खर्च ना करें। उससे पहले लोगों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दें। ये पॉडकास्ट बनाने का एक ही मकसद था कि कहीं ना कहीं ये दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, बहुत दुख पहुंचाया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं और उन परिवारों का दुख किसी तरीके से कम नहीं हो सकता किसी भी दिए जाने वाले मुआवजे से, पैसे से या हमारी इन बातों से। तो इस वक्त अगर हम आगे के लिए इतने दृढ़ नहीं होंगे तो हम शायद ऐसे निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो मेरी इस पॉडकास्ट को करने का एक ही मकसद था कि इस तरफ सब लोगों का ध्यान जाए, सरकार हमारी ध्यान दे और इस सिस्टम और इससे भी बेस्ट सिस्टम जो भी हैं उनको लागू करने के लिए कार्य करें। ये पॉडकास्ट अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, बड़े दुख के साथ में। आप बिल्कुल अच्छा मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के पॉडकास्ट को पसंद करते हैं और इस तरह की उपयोगी जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप मेरे पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में।